Today we will continue chapter 1 of history for class 10th and chapter name is the rise of nationalism in Europe. आज हम करने वाले हैं टॉपिक नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का ही नागरिक था और उसके साथ साथ वो मिलिट्री लीडर भी था, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाता है। उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर के टाइम पर बहुत सारे सफलतापूर्वक कैंपेनिंग भी की, यानी कि जिस भी एरिया में जाता था वहाँ पे युद्धों में जीत करके आता था। तो उसकी नेतृत्व की जो क्षमता थी वो काफ़ी अच्छी थी। ही वॉज द एम्परर ऑफ द फ्रेंच फ्रॉम 804 अंटिल 1814। तो फ्रांस का वो सम्राट बनता है 1804 से लेकर के 1814 तक, और दोबारा से एक बार फिर 1815 में वो 100 डेज़ के लिए, यानी कि लगभग 3 महीने के आसपास दोबारा से वो फ्रांस की गद्दी को संभालता है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। 1804 का सिविल वॉर इन्हें कहा जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए 1799 में नेपोलियन ने अपना फ्रांस की राजनीति के अंदर कदम रखा था और 804 में वो अपने आप को फ्रेंच एम्परर जो है वो घोषित कर देता है, और 1804 में ही वो नेपोलियनिक कोड को भी लॉन्च करता है फ्रांस के अंदर। ये क्या था? नेपोलियनिक टुक ओवर रूल फ्रॉम अ डायरेक्टरी। नेपोलियनिक के रूल से पहले फ्रांस में डायरेक्टरी जो है वो शासन करती थी। ही बिकेम डिक्टेटर। उसके बाद वो क्या करता है, डायरेक्टरी से सारा का सारा रूल ले लेता है, यानी कि शासन की जो पद्धति है वो उनसे ले लेता है और अपने आप को डिक्टेटर बना देता है और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो अपने आसपास की कंट्रीज़ को कनकड़ करना स्टार्ट कर देता है। बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड को के हिस्सों को हरा करके उन्हें अपने फ्रांस के अंदर शामिल कर लेता है। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म एंड डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। इसके साथ साथ वो बहुत सारे रिफॉर्म लेकर के आए। एक तरह से उन्हें मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा जाता था, यानी कि यूरोप का आधुनिकरण करने वाला आधुनिकर्ता कहा जाता था उन्हें। उन्होंने पूरे यूरोप को आधुनिक चीज़ें जो हैं वो करवाई थी। बट ही मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड इफ़िशिएंट। देखिए डिक्टेटर घोषित होने के बावजूद भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी भी रहा है, यानी कि फ्रांस से प्यार करने वाला, फ्रांस को विश्व के नक्शे पे बड़ा दिखाना चाहता था ये, और इसीलिए ये युद्धों के द्वारा क्षेत्रों को अपने देश में मिलाने की एक रणनीति तैयार करता है और फ्रांस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन व्यवस्था को और ज़्यादा एफिशिएंट करने की कोशिश करता है और ज़्यादा रैशनल करने की कोशिश करता है। मैनी रिफॉर्म आर इंट्रोड्यूस नोन एज नेपोलियनिक कोड। अब नेपोलियनिक कोड के अंदर बहुत सारे सुधारों को इंट्रोड्यूस किया गया। ये कौन कौन से सुधार थे? अबोलिश द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सभी समान रहेंगे और जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज मिलते हैं, यानी कि जन्म के आधार पर बहुत सारे अधिकार लोगों को मिल जाते थे, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यू वर अबोलिश। तो जागीरदारी प्रथा जो थी उसे समाप्त कर दिया गया था। जो बड़े बड़े किसान छोटे किसानों को हायर करते थे वो सर्फडम जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, और उनके द्वारा जो मैनोरियल ड्यूज़ लगाए जाते थे उसे भी समाप्त कर दिया गया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे ट्रांसपोर्ट के, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन दिए जाते थे। व्यापार जो है वो ईज़िली नहीं होता था। तो इस व्यापार को ईज़ी बनाने के लिए, उसे स्मूथ चलाने के लिए गिल्ड रिस्ट्रिक्शन बनाए गए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो थे, यानी कि व्यापारी लोग अपना एक पूरा समुदाय जो है उसे बना लेते थे, उसे गिल्ड कहा जाता था। तो इन गिल्ड के ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे कि ये लोग दूसरे देशों में दूसरे व्यापारियों से या फिर अपने ही देश के अलग
क्षेत्रों के अंदर व्यापार नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, यूनिफॉर्म लॉज एंड कॉमन नेशनल करेंसी। अब उसके बाद वेट और मेजरमेंट जो है वो स्टैंडर्डाइज किया जाने लगा, यानी कि एक जैसे वेट और मेजरमेंट का यूज़ किया जाने लगा और कॉमन नेशनल करेंसी के लोगो बनाया गया। यानी कि पहले फ्रांस के अंदर क्या होता था, छोटे छोटे जो स्टेट में फ्रांस बटा हुआ था तो हर एक स्टेट की अपनी अलग करेंसी होती थी। तो इस तरह की करेंसी को हटा दिया गया और पूरे फ्रांस के लिए एक नेशनल करेंसी लगाई गई थी, यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए थे, स्टैंडर्डाइज वेट और मेजरमेंट को लागू किया गया था। तो इतने सारे रिफॉर्म यूज़ करने के बाद नेपोलियनिक कोड में इन्हें मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा जाता था, यानी कि आधुनिकता के जनक कहा गया इन्हें। फ्रेंच आर्मी से रिलेटेड अब यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट आ रहा है हमारा, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। देखो फ्रांस के जो लोग थे या फ्रेंच जो आर्मी थी वो लगातार युद्धों को जीतती रहती थी, तो इन्हें हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के अग्रदूत कहा जाता था। किस लिए कहा जाता था, देखिए स्टार्टिंग में जब इसने अपने दूसरे क्षेत्रों को जीतना शुरू किया, जैसे बेल्जियम का, स्विट्ज़रलैंड का हिस्सा जीतना शुरू किया, तो लोग जो थे वो काफ़ी एंथुजियास्टिक थे। वो चाहते थे कि फ्रांस जो है उनके ऊपर हमला करे और उनके एरिया को अपने राज्य में मिला ले, यानी कि फ्रांस के अंदर उन्हें शामिल कर ले। खुद वो स्टेट ऐसा चाहते थे कि उनके राजा को हरा करके वो फ्रांस के अंदर हमें शामिल कर ले। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ये चीज़ें हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट होती चली गई, यानी कि जो लोग पहले फ्रेंच आर्मी को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी कहकर उन्हें अपने देश में बुलाते थे आक्रमण करने के लिए, अब उन्हें वो चीज़ें सही नहीं लग रही थी। रीज़न क्या था इसके पीछे, रीज़न समझते हैं। देखिए जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो एक बहुत ही बड़ा नेशनलिस्ट था, यानी कि फ्रांस के को लेकर के एक राष्ट्रवादी सोच उसके अंदर थी। तो जैसे ही वो दूसरे एरियाज़ को अपने फ्रांस में मिलाता था तो दूसरे एरिया को फ्रांस में मिलाने के बावजूद भी वो उन एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता था। मेन फोकस उसका फ्रांस में ही था, फ्रांस को ही वो डेवलप करना चाहता था, बल्कि वहाँ से रिसोर्सेज को ला करके वो फ्रांस में उन रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो उन लोगों को लगने लगा कि वे, उन्हें पहले लगता था कि जैसे फ्रांस में ही उन्हें अगर शामिल किया जाएगा तो जैसे लॉस फ्रांस में लगाए गए हैं या जो नेपोलियनिक कोड फ्रांस में यूज़ किया जा रहा है वो उन पर भी यूज़ किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इवन अब उन्हें लगने लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है सिर्फ उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, जनता के प्रति उनकी कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो पहले जो चीज़ एंथुजियाज्म में थी वो कन्वर्ट हो गई थी, टर्न हो गई थी अब हॉस्टिलिटी के अंदर। अब नेपोलियनिक कोड इतने अच्छे लगाने के बाद, यानी कि इतने अच्छे रिफॉर्मेशन के बाद इसके अंदर कुछ कमियां भी थी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो था वो सही नहीं था। और इसके साथ साथ ये एक बात और देखने में आई थी कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो भी नहीं मिली थी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म तो लागू किए गए, लेकिन कुछ त्रुटियों में इंक्रीज टैक्सेशन है, यानी कि जो कर है उसमें वृद्धियाँ की गई। सेंसरशिप ऑन मीडिया, न्यूज़पेपर एंड बुक, जो भी नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ जैसे कि मीडिया में, न्यूज़पेपर में और बुक में कुछ भी चीज़ छपता था तो उसे बैन कर दिया जाता था। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, तो फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती लोगों को डाला जाता था, क्योंकि इनका जो मेन एम था वो युद्धों के द्वारा अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना था। तो इसके लिए इन्हें आर्मी की ज़रूरत पड़ती और आर्मी के लिए इन्होंने क्या प्रिंसिपल लागू किया, 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली, एक फैमिली से कम एक आदमी को आर्मी में शामिल होना ही पड़े। तो आज हमने नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियनिक कोड के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को देखेंगे।
यहाँ तक आपको नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।